नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। चलिए हम लोग पीआईबी न्यूज एनालिसिस में फरवरी मंथ का जो लास्ट वीक है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने जो पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि काफी अच्छा करंट अफेयर जो है वो हम लोगों ने कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं फरवरी मंथ के लास्ट वीक का करंट अफेयर। याद रखना, जिंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो आपके टफ डिसीजंस जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्या आज तक आपने किसी को सुना है कि किसी के जीवन में संघर्ष नहीं रहा हो, उसके अंदर जो डिसीजन की पावर है वो काफी कमजोर रही हो और वो बड़ा इंसान बन गया हो? कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आपके अच्छे निर्णय आपको एक बेहतर और बड़ा इंसान बनाएंगे। इसलिए आप लोग का निर्णय यह होना चाहिए कि अभी आप लोग केवल और केवल अपनी स्टडीज पर फोकस करो और केवल उसी पर फोकस करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर को। जानेंगे हम लोग कि अल नीनो और ला नीनो क्या इफेक्ट होता है, इंडियन जो वेदर है इस पर क्या इफेक्ट होता है, और वाकई में क्या इस बार हम लोग अल नीनो का इंतजार कर रहे हैं, क्या हमारे लिए नुकसानदायक है, क्या फायदा होगा। फिर रूस ने न्यू स्टार्ट को निलंबित जो है वो कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। क्या है न्यू स्टार्ट, इसके बारे में जानेंगे। और अमेरिका के साथ इसकी अंतिम जो परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है उसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग रूफ टॉप सोलर की। क्या वाकई में गरीबी को, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, थ्रो आउट करने के लिए रूफ टॉप सोलर जो सिस्टम है ये क्या वाकई में उसको यानी कि गरीबी को उन्मूलन करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी जो है, क्या भारत इसका चैंपियन बन पाएगा? क्योंकि आप लोग को पता है कि कई सारे हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया के अंदर स्थित हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आदतें बदल जाती हैं तो इंसान का जीवन बदल जाता है। जिस समय हम लोग अपनी आदतों को बदल लेंगे उस समय हम लोग बायोडायवर्सिटी जो है उसको भी बचा लेंगे। अब आदत से कैसे रिलेट करता है वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। हम लोग बात करेंगे खालिस्तान की, बहुत पुराना मुद्दा है। हम लोग इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ में भी कनेक्ट करेंगे। और एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इंदिरा गांधी की, जिस समय उन्हीं के बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। एक छोटी सी स्टोरी में सुनाऊंगा और उसके बाद में क्या हुआ, क्या पंजाब के अंदर सिनेरियो रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एल नीनो को बता देता हूं कि एल नीनो वाकई में होता क्या है। देखिए यहां पर ये जो आप लोग कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ये है अफ्रीका। ये जो आप लोग यहां पर ओशन देख रहे हैं ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है वो एस आकृति के अंदर फैला हुआ है। बीच में से मेडिटेरियन लाइन है, भूमध्य रेखा जो है बीच में से गुजरती है 0 डिग्री। ऊपर जो है यहां पर आप लोग जो एक पठार है, प्लेटू है, जिसको हम लोग कहते हैं टेलीग्राफ। क्या कहते हैं? टेलीग्राफ प्लेटू हम लोग कहते हैं। नीचे यहां पर एक कटक स्थित है जिसको हम लोग कहते हैं डॉल्फिन। आई थिंक आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। फिर बीच में जो है एक ट्रेंच है जिसको हम लोग कहते हैं रोमांच। तो रोमांच ट्रेंच जो है, गर्त, वो यहां पर स्थित है। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग साउथ अटलांटिक ओशन जो है इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो आप लोग भूमध्य रेखा बीच में देख रहे हैं, यहां पर जो वार्म करंट्स हैं वो फ्लो करती हैं, और वो फ्लो करती हैं ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि जब ये मूव करती है कुछ इस तरीके से, ऐसे ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, ये आप लोग डायरेक्शन देख रहे हैं, ये डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जो ओशन करंट है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और खास तौर पर साउथ अटलांटिक ओशन में। तो जब भी ये धारा जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो धारा है जो कि सदर्न साइड से नॉर्थ साइड की ओर बढ़ रही है, ये यहां पर जाकर इक्वेटर के पास में जाकर जो है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ज्यादा गर्म हो जाती है, और इसका इफेक्ट जो है वो पड़ता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर, और इसमें इंडिया जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। तो जब ये जो गर्म पानी है ये इक्वेटर लाइन के करीब बढ़ता है तो भारत के जैसे नजदीक पहुंचता है तो भारत के अंदर दशाएं जो है बदलने लगती हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि जब भी हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो फिर वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाना पसंद करती है। तो वहीं पर ये जो गर्म पानी है इस पूरे साइकिल को क्या कर देता है, मिसमैनेज कर देता है।
तो जानते हैं अल नीनो और लानिनो के बारे में। लानिना लगातार तीसरे साल रिकॉर्ड तौर जो है वो चल रहा है। तो लालिना अल नीनो क्या है? अल नीनो गर्म पानी है, और वहीं पर अगर ठंडा पानी की अगर सिचुएशन बन जाती है तो उसको हम लोग लालिना कहते हैं। तो 2030 के लिए पूर्वानुमान ये है कि एल नीनो 50% से अधिक जो है वो संभावना के साथ बढ़ेगा। ठीक है, मतलब एल नीनो की बात हो रही है, मतलब जो पैसिफिक ओशियन है, साउथ एटलांटिक ओशियन है, उसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो इसका अर्थ ये है कि वहां पर जो है लो प्रेशर क्रिएट होगा, और हमेशा हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो इस पे भारत का इफेक्ट ये पड़ता है कि भारत के अंदर एक तो बारिश जो है वो ज्यादा होती है, हो सकता है कि बाढ़ भी जो है वो कई राज्य के अंदर देखने को मिले। ठीक है, फिर देखिए अल नीनो भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर फैलने वाले गर्म पानी के एक बैंड को संदर्भित करता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को डायग्राम में बताया। और ये ईस्ट टू वेस्ट जो है वो क्या करती है, अपने पानी को जो है मूव करती है। ठीक है, अब जब हम लोग अल नीनो की बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, ठंडा होता है, कूल होता है। तो अल नीनो और लानिनो दोनों घटनाएं जो है दुनिया भर में मौसम को प्रभावित करती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है उनको इफेक्ट करती हैं। वो फिनोमेना जो है उसको पूरा मिसमैनेज कर देती है। दोनों मिलकर एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो बनाती है। वैसे हर साल तो नहीं होता है, लेकिन 3-4 साल में एक बार जरूर देखने को मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि ये एल नीनो और लानिनो भारत के अंदर गवर्नमेंट जो है उसको भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इससे क्रॉप का जो साइकिल है वो इफेक्ट होगा, इससे प्रोडक्शन कम होगा, और सीधा सीधा सरकार के ऊपर जो है एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि सरकार जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। लेकिन ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है। इशू इन प्रेडिक्टिंग एल नीनो, यानी कि वसंत से पहले एल नीनो का पूर्वानुमान एक तथाकथित स्प्रिंग प्रेडिक्टिबली बैरियर है, और इसके कारण बेहद जो है अविश्वसनीय तरीके से मौसम में जो है बदलाव होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को मैप के अंदर बताया था कि पूरा का पूरा जो वेदर है इंडिया का वो इससे इफेक्ट होने लगता है, मानसून जो है प्रभावित होता है, और भारत के अंदर वर्षा या तो ज्यादा होगी या फिर कम होगी, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है उससे हट जाता है। तो एल नीनो के दौरान यह गर्म पानी प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग से पूर्व में जो है वो फैल जाता है। लेकिन पृथ्वी के 3 सीधे लानिना वर्ष है, मतलब 3 साल में एक बार जो है लानिना होता है, लगभग लगभग ये एक संभावना है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या है, यह मानसून में सबसे बड़ी कमी जो है वो पैदा करता है, मतलब मानसून जो है कमजोर हो जाता है लगभग 15% तक। 15% जो है इसमें ड्रॉबैक देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करें इसके वर्टिकल शेयर की, तो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ विंड्स फ्रॉम द सरफेस टू द अपर एटमॉस्फेयर टेंड्स टू बी वीकर एज वेल, मतलब कमजोर जो है वो हो जाता है। यह बदले में बड़े हुए साइक्लोजेनेसिस यानी चक्रवात का निर्माण का पक्ष जो है वो ले सकता है। तो चलिए नॉर्मल ईयर को हम लोग पहले देखते हैं कि नॉर्मल ईयर में तो क्या होता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चलता है। यहां पर ये जो है पेरू की ये बेंगुला बेंगुला एक जो है हॉट करंट है। ठीक है, सॉरी कोल्ड करंट है। तो कोल्ड करंट जब यहां पर बढ़ती है तो बेसिकली यहां पर पानी ज्यादा गर्म हो जाता है इस स्थान पर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल नीनो ईयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये इस जगह पर। ठीक है, तो डायरेक्शन भी जो है वो चेंज आप लोग देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो लगभग लगभग ये जो गर्म पानी है ये पूरे की पूरे फिनोमेना को चेंज कर देता है, और सबसे ज्यादा भारत को जो है वो प्रभावित करता है, क्योंकि भारत का जो पैटर्न है मानसून का वो हमेशा मिक्स में चलता है। 6 महीने कुछ है और 6 महीने कुछ है, जबकि केवल भारत में ही होता है ऐसा। तो भारत के अंदर जो क्रॉप साइकिल है वो इससे इफेक्ट होता है। बारिश ज्यादा होती है, फसलें खराब हो जाती हैं, या बारिश कम भी हो सकती हैं, इसलिए भी क्या हो जाता है, फसलें जो है खराब हो जाती हैं, और कई इसके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कई एस्पेक्ट जो है सामने निकल कर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रूस ने न्यू स्टार्ट को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। और क्या है न्यू स्टार्ट, इसके बारे में पहले हम लोग जान देते हैं। देखिए ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं अपने सामने, व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन साहब जो है इन्होंने एक मिलिट्री के अंदर, रशियन मिलिट्री के अंदर अपनी जो सेवाएं दी हैं, सर्विसेज दी हैं, उनसे इन्होंने ये सीख लिया है कि अगर किसी देश को चलाना है, लीड उसको करना है, तो पहले खुद संघर्ष करना पड़ेगा, पहले खुद जो है अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, तब जाकर देश हमारे पीछे चलेगा। ठीक है, और यही खास बात जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी है। तो हाँ, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि अगर मैं किसी व्यक्ति की तारीफ कर रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, मतलब बस ये समझिए कि हम लोग एक व्यक्ति की तारीफ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या बैकग्राउंड है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या है न्यू स्टार्ट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और एक ट्रीटी के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे।
तो रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ अंतिम जो है सैन्य समझौते न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित जो है कर दिया है। मतलब न्यू स्टार्ट एक ट्रीटी थी यूएसए के साथ में, उसको क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। क्या है इसका बैकग्राउंड? स्टार्ट बेसिकली 1991 में जब यूएसएसआर बिल्कुल टूट चुका था, तो अमेरिका के साथ में एक ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी, और इसके जितने भी सैंक्शंस थे वो 1994 के अंदर एक्ट के अंदर आए थे। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर, स्टार्ट ये जो ट्रीटी है, इसमें परमाणु हथियारों की संख्या 6000 तक जो है सीमित करने की बात थी, और जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं आईसीबीएम, आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो इनको सीमित करने की बात की गई थी। लेकिन रशिया ने बेसिकली अपनी जितनी भी मिसाइल्स थी उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी, और जो सीमा, जो लिमिट 1994 के अंदर डिसाइड की गई थी उसको क्रॉस कर दिया रशिया ने, और कह सकते हैं कि ये जो ट्रीटी थी बिटवीन यूएसए एंड रशिया वो बिल्कुल टूट चुकी है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं खासतौर पर इंटर कॉन्टिनेंटल, तो उनकी कुछ सीमाएं होती हैं कि वो 5000 जो किलोमीटर है उससे ज्यादा क्रॉस वो नहीं कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आशंका रहती है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जो है वो आप लोगों ने उसमें यूज किया है, एज ए न्यूक्लियर वेपन वो बन जाती है। तो मॉस्को के अंदर ये संधि की गई थी, और फिर नई स्टार्ट संधि द्वारा प्रस्तापित जो है इसको कर दिया गया था। अब ये न्यू स्टार्ट क्या है? अगर हम लोग ऑथराइज ऑफिशियली देखें तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक सामरिक, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक, एक संधि हुई थी वेपन्स को लेकर, उनकी लिमिटेशंस को लेकर, और ये 5 फरवरी को जो है वो लागू की गई थी। इसमें है क्या कि जितनी भी आईसीबीएम मिसाइल्स हैं उनकी लिमिटेशंस को 2018 तक जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाना था। लेकिन रशियन जो मिलिट्री है, रशियन जो फेडरेशन है, उन्होंने क्या किया कि ये जो लिमिट है इसको क्रॉस किया, ठीक है। उदाहरण के लिए 700 आईसीबीएम तैनात किए गए, एसएलबीएम, ठीक है, तैनात किए गए, और परमाणु आयुध जो है उसको भारी जितने भी बम वर्षक कहते हैं हम लोग की, जो प्लेन्स होती हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो कि हवा से बम जो है उनको बम जो है उनको बरसाते हैं, तो बम वर्षक उनको हम लोग कहते हैं। तो अमेरिका और रूसी संघ के बाद में 4 फरवरी 2026 तक संधि पर विस्तार जो है करने पर सहमत हो गए हैं कि ठीक है, हम इस संधि को अब तोड़ेंगे नहीं और 2026 तक इसको कायम रखेंगे। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है न्यू स्टार्ट को। तो न्यू स्टार्ट बेसिकली क्या है? इट्स अ ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड यूएसए फॉर लिमिटेशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन, और खास तौर पर आईसीबीएम जो मिसाइल है इनको कंट्रोल करने के लिए। तो अब वो जो संधि है कि भाई हम लोग लिमिट में रहेंगे, वो 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोनों पक्ष जो हैं यूएसए और रशिया, उन्होंने क्या कर दिए हैं, इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं कि ठीक है 2026 तक जो है हम लोग इसको कायम करते हैं। इसमें अमेरिका और रशिया जो है उन्होंने अपनी अपनी जो है वो एक कहते हैं कि अपनी बात रखी है कि रूस न्यू स्टार्ट का अनुपालन नहीं कर रहा था, जिससे उनके संबंधों में स्थिरता का स्रोत खतरे में पड़ गया था, जबकि यूएसए उनके ऊपर दबाव बना रहा था कि ये रशिया की एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक जो है वो एक हार है, क्योंकि रशिया जो है वो अपने अनुसार काफी ज्यादा उस ट्रीटी को जो है चेंज कर रहा है। अगर हम लोग कंक्लूजन पर बात करें तो काफी दशकों से यूएसए वाकई में चाहता था कि मैं पूरे विश्व के अंदर जो है वो एक सिंगल पोलर कंट्री बन जाऊं, पूरे विश्व के ऊपर जो मैं राज करूं। लेकिन रशिया जो है इस बात को पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर भी 1991 के अंदर एक यूनिपोलर पूरा का पूरा विश्व बन चुका था और उसका नेतृत्व कर रहा था यूएसए। इससे पहले बाइपोलर पूरा कंट्री चल रहा था ग्लोबल, जिसमें एक तरफ था जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनके जो मुखिया था, सरताज था, वो यूएसए था, और ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ रशिया, यूएसएसआर जो था वो उसकी अध्यक्षता कर रहा था। लेकिन जैसे ही यूएस फेडरेशन यानी कि यूएसएसआर जो है इसका विघटन होता है, बर्लिन जो दीवार है, वॉल है, जब वो गिरती है, तो उसके बाद में यूनिपोलर जो है पूरा का पूरा कंट्री बन जाता है। अगर हम लोग आज प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो ना तो यूनिपोलर है ना बाइपोलर है, आज मल्टीपोलर जो है पूरा का पूरा विश्व बन चुका है। मतलब कोई इसका ध्रुव नहीं है, कोई इसका पोल नहीं है, सभी इसके पोल हैं। अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत यह चाहता है कि पूरे विश्व का कोई भी पोल ना हो, एशिया का कोई भी पोल ना हो, लेकिन साउथ एशिया के अंदर पोल हो और उस पोल का नेतृत्व लीड करने वाला हो इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली यही है इसका कंक्लूजन
कि रिसेंटली जो है इसका जो ट्रीटी थी इसको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। क्या वाकई में रूफटॉप सोलर जो पावर प्लांट है वो मदद करते हैं गरीबी उन्मूलन के लिए? क्या वाकई में ये धारणा ठीक है? अच्छा, मुझे बताइए बताइए कि बिजली का बिल अगर आप लोग बचा लेंगे तो क्या पैसा बचेगा क्या? हम लोग कहेंगे यस। बिजली का बिल अगर बचा लिया है तो बिजली का बिल जमा नहीं करवाना पड़ेगा, और जमा नहीं करवाना पड़ेगा तो वो आपकी सेविंग होगी, और सेविंग को आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट से आप प्रॉफिट कमाएंगे, और वही प्रॉफिट जो है वापस से इन्वेस्ट होगा और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वाकई में क्या बढ़िया प्लान बताया सर आपने। लेकिन ये प्लान बड़ा गजब का है। आपको पता है कि सरकार जो है 30% सब्सिडी देती है ऑन रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स पर। तो चलिए जानेंगे कि क्या वाकई में हमारे पास में ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण पॉवर्टी जो है वो दूर हो सकती है। तो रिसेंटली एक नया व्हाइट पेपर जो है वो रिलीज किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि एक रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक जो प्लांट है वो गरीबी को दूर कर सकता है। सीधी सीधी बात है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी तक। गांव के अंदर चले जाइए, वहां पर बिजली नहीं आती अगर, लेकिन दिन में अगर सूरज चमक रहा है तो आप रात को भी जो है बिजली प्राप्त कर सकते हैं। बताइए क्या गजब की बात है। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड से नहीं कनेक्ट हैं, पावर ग्रिड से नहीं कनेक्ट हैं, तो ये अब आप लोगों के लिए एक सोलर प्लांट जो है वो बन जाता है कि वाकई में आपको बिजली तक पहुंच बना देता है। लेकिन चाइना के अंदर क्या हुआ है, आरटीपीवी ग्रामीण परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई पहचान की गई है, और 10 पहलों में से एक है। मतलब चाइना ने ऑलरेडी इसको कर रखा है। कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग मींस कि एनर्जी के बिल जो है वो आपके बचते हैं, सेव मनी होती है, और आप उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज, तो जॉब क्रिएशन इससे होगा। बोले क्या जॉब क्रिएशन हो सकता है? कि हम लोग कहते हैं यस, जॉब क्रिएशन हो सकता है। और खास तौर पर जितने भी कह सकते हैं कि हम लोग सोलर प्लांट को लगाने वाले हैं, उनकी साफ सफाई करने वाले हैं, या फिर अदर जो फील्ड हैं इसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो एक जॉब क्रिएशन भी हो सकता है। और इंप्रूव, क्या हेल्थ इंप्रूव हो सकती है? कहते हैं कि अगर बिजली का उत्पादन होगा तो कोयला जलाना पड़ेगा, और कोयला जलेगा तो कार्बन का एमिशन होगा। वही कार्बन का एमिशन हमारे ब्रीदिंग के साथ, सांस के साथ हमारे जब शरीर में पहुंचेगा तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सोलर पावर प्लांट्स का यूज करेंगे तो ये सब जड़ जो है वो खत्म हो जाएगी, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो निकालना बंद हो जाएगा, और हमारी पृथ्वी अर्थ जो है वो कार्बन फ्री कंटेंट बन जाएगी। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और खास तौर पर इंडिया ने अभी जो जलवायु सम्मेलन हुआ था उसमें डिसाइड किया था कि 2070 तक हम लोग पूरी तरीके से कार्बन फ्री कंट्री जो है वो बन जाएंगे। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, और सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि जितने भी सोलर पावर प्लांट हैं हम लोग इनको बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया की नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारे पास में ये है, इसलिए हमारे पास में इनकी लागत जो है, कॉस्टिंग, वो काफी हाई रहती है। जिस दिन हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर प्लांट्स, तो वो दिन दूर नहीं जब 2070 का जो सपना हम लोगों ने देखा है वो सपना हम लोग पूरा कर पाएंगे। खास तौर पर सब्सिडी जो दी जाती है सरकार के द्वारा, लगभग 30% दी जाती है, और 70% तक जो है वो व्यक्ति उसको वहन करता है। तो उपभोक्ताओं को लागत का लगभग 60% वहन करने की आवश्यकता होती है। मतलब 40% कई बार जो है सब्सिडी दे देती है सरकार। फिर इसके लिए जो है एक बड़ी स्पेस की जरूरत होती है, बहुत बड़ी छत आपके पास में होनी चाहिए, तब आप एक अच्छी मात्रा में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर मौसम की निर्भरता, आप धूप वाले क्षेत्रों में रहते हो, अगर मान लीजिए कि सूरज निकलता ही नहीं है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ठीक है। फिर इसका मेंटेनेंस जो है वो इसकी लिमिटेशन है कि क्योंकि मेंटेनेंस रखना इसका बहुत बड़ा एक इशू है। इशू मतलब इसको बहुत ज्यादा रखरखाव की जरूरत होती है, और गरीब लोग इसके रखरखाव के अंदर पैसा खर्च करेगा तो फिर वो कमाएगा क्या? क्योंकि उनके पास में इसके पास नॉलेज नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा स्किलफुल है वो अच्छा पैसा खर्च करके या फिर खुद भी इस टेक्निक को सीखकर उसका रखरखाव कर सकता है। फिर इंप्लीमेंटेशन इशू, बेसिकली जब भी हम लोग जैसे भारत के अंदर कुछ आंकड़ों की बात करें तो जून 2022 तक 40 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले 7.9 गीगावाट जो है वो हासिल किया है। टारगेट हमने 40 गीगावाट का डिसाइड किया था कि 2022 तक 40 गीगावाट, और 2050 तक 25 तक 70 गीगावाट जो है हम लोग जो है प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन बहुत पीछे है, 7.9 गीगावाट तक हम लोगों ने हासिल किया है। गवर्नमेंट मेजर्स जिसके पीछे में काफी फीम जो है पीछे है, तो 2026 तक हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 2026 तक हम लोग 40 गीगावाट जो है वो बना पाएंगे।
तो बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जो कि इस क्षेत्र के अंदर थोड़े से आगे बढ़े हैं, लेकिन ये समय सीमा जो है जो कि 2022 तक थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2026 तक कर दिया गया है, मार्च 2026 तक, कि ठीक है 40 गीगावाट हम लोग तब तक उत्पादित करेंगे। ठीक है, फिर सरकार को यह चाहिए कि जितने भी जैसे पीएम कुसुम योजना है, ऐसी और भी योजनाएं जो हैं वो लाई जाएं, ताकि और भी किसान जो हैं वो सोलर पावर प्लांट से, इक्विपमेंट से जुड़ सकें। फिर हाइब्रिड पॉलिसी जो है वो लाने की जरूरत है। हाइब्रिड मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति सोलर के ऊपर डिपेंड है तो केवल वो सोलर के ऊपर ही काम करेगा, तो उसके पास में सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि वो सोलर से विंड पर भी शिफ्ट कर सके अपने प्लांट को। ठीक है, जैसे कार वगैरह होती है। ठीक है, फिर और भी कई योजनाएं हैं, जैसे हम लोग अटल ज्योति योजना की बात करते हैं जो कि 2016 के अंदर इंप्लीमेंट की गई थी। तो 50% से कम घरों को ग्रिड पावर से कवर करने वाले राज्यों में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना के लिए ये जो है वो शुरू किया गया था। एक नेशनल नेशनल लेवल पर पूरा का पूरा ये कार्यक्रम था। फिर हम लोग बात करें सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें जितने भी सोलर पावर प्लांट्स हैं उनके लिए स्किल प्रोड्यूस करना है, खासकर रूरल जितने भी यूथ हैं उनके अंदर। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा जो है नारा दिया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क जो क्लाइमेट फ्रेमवर्क था वर्क था उसके अंदर जो है इस चीज को डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक जो है वो हम लोगों ने इसमें क्लियर कर लिया है। तो गरीबी कैसे दूर हो सकती है, मुद्दा जो है कहने के लिए छोटा है लेकिन बहुत वास्ट है। ये प्रस्तावित योजना के तहत इरिडा थोक में आरटीपीवी मॉड्यूल खरीदेगा और उन्हें सस्ती कीमत पर राज्यों को जो है हस्तांतरित करेगा। कम आय वाले परिवारों को आरटीपीवी की स्थापना और रखरखाव की लागत के किसी भी हिस्से का भुगतान जो है वो नहीं करना पड़ेगा। सामाजिक संस्थान छोटे व्यवसाय लागत का 80% तक वहन करते हैं और नियमित आय वाले 60% तक जो है वो वहन करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बायोडायवर्सिटी की। क्या भारत जो है वो एक बायोडायवर्सिटी का चैंपियन बन सकता है? क्योंकि हमारे पास में हॉट स्पॉट्स हैं, लेकिन क्या वाकई में इतने सारे हैं कि हम लोग चैंपियन बन जाए पूरे विश्व के? तो भारत वर्तमान में 70% और जैव विविधता हॉटस्पॉट में वैश्विक के अंदर 17% जो है पार्टिसिपेशन करता है हॉटस्पॉट्स के अंदर। तो क्या ये 17% और ज्यादा बढ़कर हम लोग चैंपियन की तरफ बढ़ सकते हैं? तो रिसेंटली जो यूनियन बजट है 2023 का, इसमें 7 प्राथमिकताओं पर, यानी कि सप्तऋषि जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर जो है उसका उल्लेख किया गया है। बेसिकली एक पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया गया, इसमें 7 जो है वो सप्तऋषि दिखाए गए कि हम लोग कौन कौन से एरिया पर वर्क करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, राष्ट्रीय मिशन जो है हरित भारत पर, उसकी हम लोग बात करते हैं कि इसका उद्देश्य निम्नलिखित भूमि पर वन आवरण को बढ़ाना और मौजूदा वन भूमि की जो है वो रक्षा करना है। फिर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से स्थायी और उत्तरदायी कार्यों को प्रोत्साहित करता है। फिर हम लोग बात करते हैं सौर लाइन की। तो सौर लाइन आवास और मूर्त आयात के मैंग्रोव, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको मिष्टी नाम दिया गया है, तो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और खासतौर पर हमारे पास में सुंदरवन है, तो वो भी मैंग्रोव मैंग्रोव जानते हैं ना आप लोग? मैंग्रोव जो होते हैं बेसिकली जहां पर सॉल्ट और बिल्कुल मीठा पानी और खारा पानी जहां पर दोनों मिलते हैं, वहां पे मैंग्रोव वन जो है वो ग्रो करते हैं। और आप लोगों ने पेड़ देखा होगा कि पेड़ जो है उसके पास में से जड़ें जो है वो जमीन के ऊपर निकली रहती हैं। ठीक है, जमीन के ऊपर निकली निकली जो है वो रहती हैं। तो मैंग्रोव वन की एक खास बात होती है। ठीक है, द पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरिंग अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, इट एम्स टू रिड्यूस इनपुट्स ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये बेसिकली टारगेट करता है कि जितने भी हम लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उसको कैसे भी करके कम किया जाए और एक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। फिर अमृत धरोहर योजना, इससे आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदायों के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण पर्यटन के अवसरों और आय सृजन को बढ़ाने की उम्मीद है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत के अंदर टोटल जो है वो बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट कितने हैं? काफी कम है, आप लोग इजीली जो है वो काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बायोडायवर्सिटी होती क्या है कि एक मिनिमम, एक लिमिट एरिया के अंदर मैक्सिमम जो है वो स्पीसीज पाई जाती हैं, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे जानवर की हो। अगर होता है तो हम लोग उसको बायोडायवर्सिटी के अंदर काउंट करते हैं। तो यूपी में एक रामसर आर्द्र भूमि
हैदरपुर की जल निकासी को रोकने के लिए हालिया हस्तक्षेप जो है उत्साहजनक रहा है, मतलब उसको कैसे भी करके डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात करें तो मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा के अंदर संधि हुई थी, तो इसमें 2022 के अंदर भी एक सम्मेलन हुआ है। 188 देशों ने उसमें भाग लिया है और इसमें यह बताया गया कि 2030 तक पूरी दुनिया की 30% भूमि और दुनिया के 30% महासागरों को संरक्षित करना जो है इनकी जिम्मेदारी होगी। तो 2030 तक जो है इन्होंने टारगेट डिसाइड किया है। पहले तो 17 डेवलपमेंट गोल जो है वो हमारे पास में है, जिनको 2015 में हम लोगों ने डिसाइड किया था, उनको अचीव करना है। और 2030 तक हम लोग चाहते हैं कि 30% भूमि जैव विविधता जो है वहां पर बचाई जा सके। लेकिन भारत के सामने चैलेंज क्या है? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है और हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। पानी की डिमांड जो है वो हमारे पास में काफी हाई है। तो बहुत सारे चैलेंजेस जो है हमारे सामने हैं। फिर साक्ष्य आधारित क्रियान्वयन मतलब एविडेंस बेस्ड इंप्लीमेंटेशन, इट इज क्रिटिकल नॉट ओनली फॉर द सक्सेस ऑफ दीज इफर्ट्स बट आल्सो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लेसन्स लर्न ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब सीधी सीधी बात यह है, देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, कि सरकार के द्वारा नए कार्यक्रम, न्यू प्रोग्राम्स, पॉलिसीज जो है उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एविडेंस बेस्ड इंप्लीमेंटेशन मतलब ऐसा कुछ हुआ हो जिसके आधार पर बायोडायवर्सिटी इंक्रीज हुई हो, उन प्रोग्राम्स को जो है वो लॉन्च करने की जरूरत है। वो सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव तरीके से जो है वो इकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है ऑफ आवर बायोलॉजिकल वेल्थ, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रमुख क्षेत्रों में पानी के उपयोग में कमी, जैसे कि कृषि को बढ़ावा देकर बाजरा जैसी कम पानी वाली सघन फसलों में परिवर्तन, ग्रे और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के संयोजन का उपयोग करके शहरी क्षेत्रों में जल पुनर्चक्रण जो है उसमें निवेश। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं वो आप लोगों को इसके अंदर बताए गए हैं। तो आप लोगों को बस जानना यह है कि अगर भारत की जैव विविधता को बचाना है तो हम लोगों को उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, उसके लिए एवेल्युएट करना पड़ेगा पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को, कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंक्लूजन यही है कि अब जो है 2030 या 2070 जो भी आप लोग ईयर डिसाइड कर रहे हैं, उस ईयर तक हम लोगों को अर्थ पर बायोलॉजिकल जो वेल्थ है इसको बढ़ाना होगा। और वेल्थ बढ़ेगी किससे? बायोडायवर्सिटी से। तो जितने भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इनको संरक्षण करना जरूरी है, इनको सेफ और सिक्योर, और खास तौर पर जितने भी लोग हैं उनको अवेयर करना जरूरी है इनके लिए। ठीक है, चलिए ओके, ये चीज हम लोगों ने समझ ली है। आगे हम लोग बात करेंगे खालिस्तान की। तो खालिस्तान आंदोलन एक संक्षिप्त इतिहास, मतलब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि वाकई में क्या खालिस्तान का इतिहास और खालिस्तान की मांग ही क्यों की जाती है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम लोग देखेंगे और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में क्या हुआ था वो हम लोग देखेंगे। खालिस्तान का मूवमेंट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। एक कट्टरपंथी उपदेशक और खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के सैकड़ों अनुयायी अपने एक साथी की रिहाई के लिए मांग को लेकर अमृतसर के पास पुलिस के पास में जो है पुलिस के साथ में हिंसक रूप से भिड़ गए हैं। अब ये भिंडरवाला जो है, जनरल सिंह भिंडरवाला, उसका अनुयायी बताया जा रहा है अमृतपाल सिंह। तो अमृतपाल सिंह मारे गए सिख आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरवाला के अनुयायी हैं और इसके संस्थापक दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद वारिस पंजाब डे संगठन की बागडोर जो है इन्होंने संभाली है। खालिस्तान मूवमेंट क्या है? यह एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान खालसा की भूमि नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करने की मांग करते हैं। मतलब एक अलग से जो है हम लोग कंट्री बनाना चाहते हैं खालिस्तान के नाम से, ठीक है, जो कि बिल्कुल अलगाव रहेगा। इसकी उत्पत्ति भारत की स्वतंत्रता के बाद धार्मिक रेखाओं के विभाजन से जो है वो खोजी गई है। मतलब हिंदू हो रहा है, मुस्लिम हो रहा है, तो हमको भी जो है खालिस्तान चाहिए। समझ रहे हैं कि भारत बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है, देश बन रहे हैं, हमको भी हमारा देश चाहिए। तो पंजाब प्रांत जो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित था ने सांप्रदायिक हिंसा देखी और लाखों शरणार्थियों को जो है जन्म दिया। ऐतिहासिक सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर, साथ ही गुरु नानक की जन्मस्थली ननकाना साहिब जैसे पवित्र सिख स्थल जो है पाकिस्तान में चले गए। जबकि अधिकांश सिखों ने खुद को भारत में पाया, वे देश में एक छोटे से अल्पसंख्यक यानी कि केवल 2% सिख जो है वो भारत के अंदर थे। पंजाबी भाषा राज्य के निर्माण के लिए पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ अधिक स्वायत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया। तो आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर किसी भी भाषा को लेकर एक नया राज्य या कंट्री बनाने के लिए ये पुराना इतिहास भारत का रहा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था। ठीक है, 1955 के अंदर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उन्होंने कहा कि रिजेक्ट कर दिया था कि किसी भी भाषा के आधार पर हम लोग किसी राज्य को नहीं बनाएंगे, और खास तौर पर पंजाब को तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, मतलब कोई अलग नहीं बनाएंगे इसको, है ना। पंजाब बिल्कुल भारत का जो है स्टेट रहेगा।
पंजाबी सूबा आंदोलन ने अकाली दल को प्रेरित किया, जिससे पंजाब राज्य के लिए स्वायत्तता यानी कि भारत से अलगाव नहीं की मांग करते हुए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को जो है 1973 को समाप्त कर दिया। यह मांग 1971 तक वैश्विक हो गई थी, जब न्यूयॉर्क टाइम में एक विज्ञापन ने खालिस्तान के जन्म की जो है वो घोषणा की। 1980 के दशक तक जनरल सिंह भिंडरवाले की अपील सरकार के लिए मुसीबत जो है खड़ी करने लग गई थी। वह और उनके अनुयायी ज्यादातर सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान से हिंसक जो है रहे हैं और 1982 में अकाली दल के नेतृत्व में जो है वो उन्होंने जो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जो है अमृतसर के अंदर वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और फिर उसी उन्हीं को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो चलाया गया था 1984 में। तो 1984 में भिंडरवाला को उसी जो है गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक है, तो भिंडरवाला को बेअसर करने के लिए और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 1988 के बाद भारत में खालिस्तान आंदोलन को जो है कुचल दिया गया था, मतलब समाप्त कर दिया गया था। अब कोई मांग नहीं कर रहा था, जबकि ऑपरेशन अपने उद्देश्य में स्पष्ट रूप से सफल रहे। मतलब भिंडरवाला जो था उसको स्वर्ण मंदिर से बाहर किया, क्योंकि वो अपने साथ में कई साजो सामान जो है हथियार लेकर स्वर्ण मंदिर में पहुंच गया था, उसको बाहर किया और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इसको अंजाम दिया गया। जब गुरु ग्रंथ साहिब जो है इस पे अमृतसर के अंदर कई सैनिकों ने जो है हमला किया, बेसिकली तोप भी वहां पर पहुंच चुकी थी। इससे सिख जो समुदाय थी, कम्युनिटी, वो काफी नाराज हुई और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो विभाजन के बाद सबसे खराब अगर सांप्रदायिक कोई हिंसा रही है तो वो 1984 की इंदिरा गांधी की हत्या रही है। पंजाब 1995 तक चले लंबे समय में उग्रवाद का केंद्र जो है वो बन गया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में जो सिख आबादी है उसके बीच में काफी मतभेद जो है वो बढ़ गया था, यानी कि सिख और बाकी जो रिमेनिंग जितनी भी कम्युनिटी है उसके बीच में जो है काफी ज्यादा गैप जो है वो क्रिएट हो गया था। और पंजाब में आप लोग जानते हैं कि नशीली दवाइयां हैं, ड्रग्स वगैरह है, उनके सप्लाई और ड्रग्स पेडलर जो है वो काम करते हैं बॉर्डर के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर। पाकिस्तान के द्वारा भी काफी समर्थित होता है, लेकिन पंजाब पूरे भारत के अंदर एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो ड्रग्स का सेवन किया जाता है। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, लेकिन अब काफी हद तक जो है उस पर कंट्रोल भी कर लिया गया है। कंक्लूजन पर हम लोग देखें तो खालिस्तान आंदोलन और विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार को उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। मतलब खालिस्तान की जो मांग करते हैं बेसिकली उनको दबाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये एक उग्र रूप जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो हमेशा अपने नए देश, अलग देश की जो है अलगाववादी विचारधारा को लेकर हमेशा मांग करते रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहां पर आप लोग को लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ में लेक्चर का नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाता है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, मतलब ज्ञान हमारी शक्ति है। ठीक है, तो सेशन को आप लोग जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।